Okay. Class 9, chapter number 10, topic 10.3, mass. We have learnt in the previous chapter that the mass of an object is the measure of its inertia. तो inertia topic था हम लोगों का chapter 9 या 8 में most probably, ना 9 में, chapter 9 तो 9.3 में. So what is mass? Mass of an object is the measure of its inertia. तो mass से हम उसका कितना inertia है या माप सकते हैं हम लोग. जितना ज्यादा mass उतना ज्यादा inertia. We have also learned that greater the mass, the greater is the inertia. जितना mass होगा उतना ज्यादा inertia होगा. एग्जाम्पल्स हम लोगों ने पढ़े थे. अगर हम कोई हल्का चीज बस में है, बस का एग्जाम्पल, हल्का चीज अगर बस में है तो बस अगर अचानक से स्टार्ट होगा तो हम लोग जैसे खड़े रहते हैं पीछे को जाते हैं. अब जो जितना मोटा आदमी अगर ज्यादा होगा तो वो ज्यादा पीछे को हटेगा, गिरने का संभावना रहता है. ऐसे ही होता है सेम जब ब्रेक लगता है गाड़ी में अचानक से तो हम लोग सामने की तरफ गिरते हैं. तो यही जो अपोज करने की क्षमता है कि हम लोग जब जा रहे हैं तो एक ही तरफ जा रहे हैं, लेकिन अचानक से अगर आपका मोशन में चेंज हो तो आगे पीछे हम लोग हो जाते हैं. इसी को हम लोग इनर्शिया बोलते हैं. Thus the mass of an object, अच्छा, it remains the same whether the object is on the earth, the moon or even in outer space. मार्क करके रखना है इसको. So mass always remains same, हमेशा हर जगह सेम रहता है, चाहे पृथ्वी पे हो, चाहे चांद पे हो, चाहे कहीं भी हो आपका. Thus the mass of an object is constant and does not change from place to place. इसलिए mass हमेशा constant रहता है, ये जगह जगह के हिसाब से चेंज नहीं होता है. ठीक है ना. समझ लो मास का हम एक और एग्जाम्पल से आपको समझा सकते हैं. समझ लो हमारा बॉडी, हमको मालूम है आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स, है ना. तो मान लेते कि हमारे जो शरीर है 100 छोटे छोटे सेल से बना हुआ है. वही टोटल 100 हो गया हमारा मास. ठीक है ना, 100 हो गया मास. अब ये 100 सेल तो वही रहेगा हमारा, कहीं भी चांद पे रहे कहीं पर भी रहे हम लोग, इट विल रिमेन सेम. लेकिन वेट हम लोगों का डिपेंड करता है ग्रेविटी के ऊपर, जो कि हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे. 10.4 वेट. वी नो दैट द अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट विद अ सर्टेन फोर्स एंड दिस फोर्स डिपेंड्स ऑन द मास m ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो पृथ्वी हर चीज के ऊपर फोर्स, हमेशा हर वक्त एक फोर्स, एक खिंचाव आपका हर ऑब्जेक्ट में रखता है. और ये डिपेंड किसके ऊपर करता है? फोर्स, मास पे और आपका ग्रेविटी के ऊपर, जिसको हम स्मॉल g से डिनोट करते हैं. द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विथ विच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ. इसको मार्क करके रखना. व्हाट इज वेट? वेट एक्चुअली क्या है? फोर्स है, जिस ताकत से कोई भी चीज को अट्रैक्ट करता है पृथ्वी अपनी तरफ. सो वेट इज फोर्स. देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या हम लोगों ने पढ़ा? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. एफ इज इक्वल टू मा, एफ इज इक्वल टू एम इनटू ए. ना यहां पर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा. ये F इज इक्वल टू एम इंटू जी, क्योंकि ये ग्रेविटी इसके ऊपर एक्ट करता है. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो ये भी आप वेट का डेफिनेशन मार्क कर सकते हो. व्हाट इज वेट? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट. इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर W. ना फोर्स क्या हमारा? F इज इक्वल टू एम इंटू जी, और फोर्स ही आपका वेट के बराबर है तो W इज इक्वल टू एम इंटू जी. इसको भी 10.15 को भी आप मार्क करके रख सकते हो. एज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विथ विच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ, द SI यूनिट ऑफ वेट इज द सेम एज दैट ऑफ फोर्स, दैट इज न्यूटन. तो SI यूनिट जो है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, फोर्स का न्यूटन होता है, और फोर्स ही बराबर होता है वेट, तो वेट का भी SI यूनिट आपका न्यूटन है. इसको ही मार्क करके रखना शॉर्ट क्वेश्चन के लिए. द वेट इज अ फोर्स एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स. इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. तो वेट कौन सा फोर्स है? जो नीचे की तरफ आता है, जो नीचे की तरफ जो प्रेशर हमारा लग रहा है, दैट इज कॉल्ड वर्टिकली डाउनवर्ड्स. और इसका दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है. मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, 10 न्यूटन 5 न्यूटन वैल्यू होता है. एक डायरेक्शन तो होता ही है क्योंकि नीचे की तरफ हो रहा है, तो डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों है इसमें. We have learned that the value of g is constant at a given place. Therefore, at a given place, the weight of an object is directly proportional to the mass, say m of the object. That is W proportionate to m. तो आपका वेट हमारा सीधा सीधा किससे ताल्लुक रखता है, किससे कनेक्टेड है हमारा?
मास के साथ, और हमारा मालूम है कि पृथ्वी के ऊपर फिक्स जगह पे आपका जी आपका कांस्टेंट रहता है, फिक्स रहता है। जी किसी भी एक जगह पर आपका बदलता नहीं है, अलग अलग जगह पे बदलेगा। जैसे पोल्स पे जी चेंज हो जाता है थोड़ा सा, और इक्वेटर के पास लगभग सेम ही रहता है, लेकिन पोल्स पे आपका चेंज हो जाता है थोड़ा डिस्टेंस की वजह से, सेंटर से डिस्टेंस बदल जाता है पोल्स पे। It is due to this reason that at a given place we can use the weight of an object as a measure of its mass. तो किसी भी दिए हुए जगह पे उसका जो वेट है उसी को हम उसका मास पकड़ते हैं। किसी भी जगह पे जो वेट है उसी को हम उसका मास पकड़ के चलते हैं नॉर्मली। The mass of an object remains the same everywhere, that is on the earth or and on any planet, whereas its weight depends on its location because g depends on location. लेकिन वेट हमारा बदलता रहता है, क्योंकि वेट किसके ऊपर डिपेंड करता है? W इक्वल टू m इंटू जी। मास तो सेम ही रहेगा, लेकिन जी जगह जगह पे बदलता है, इसलिए जी आपका वेट आपका लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। वी हैव लर्न दैट द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट। तो हमने पढ़ा है कि भाई वेट क्या है? फोर्स है जिस ताकत से पृथ्वी अपनी तरफ खींचता है। इन द सेम वे द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज द फोर्स विथ विच द मून अट्रैक्ट्स दैट ऑब्जेक्ट। तो मून के ऊपर वजन कितना होगा किसी चीज का? जिस ताकत से मून उसको खींचेगा। अब मून का खींचने का ताकत लेकिन अर्थ से कम है। द मास ऑफ द मून इज लेस देन ऑफ द अर्थ। मून का मास पृथ्वी से कम है, क्योंकि मास कम है, जितना मास कम होगा उसका उतना जी कम होता जाएगा। फोर्स ऑफ ग्रेविटी आपका कम होता है, क्योंकि ग्रेविटी भी आपका मास के ऊपर डिपेंड करता है। ड्यू टू दिस द मून एक्सर्ट्स लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन ऑब्जेक्ट्स। और मास कम है मून का, इसलिए मून कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर देता है, यानी उसका खिंचाव कम होता है। लेट द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी m, लेट इट्स वेट ऑन द मून भी WM। तो मून का मास हम लोग मान लेते हैं m, और कोई भी एक चीज है जिसका वेट कितना मून के ऊपर? WM। ये कोई भी चीज का वजन है मून के ऊपर। एंड लेट द मास ऑफ द मून बी mm। मून का मास कितना है? mm। तो सबसे पहले हमने क्या माना? m माना है किसी भी चीज, ऑब्जेक्ट का वजन है, ठीक है ना। समझ लो ये डायरी है, इसका मास कितना है? m है। अब इसको हम मून पे लेके जा रहे हैं, तो मून पे इसका मास कितना हो गया? वेट कितना हो गया? WM, ठीक है ना। अब मून का मास कितना मान लिया है? mm, मास ऑफ मून। और उसका रेडियस मान लिया है RM, R फॉर रेडियस, M यानी मून। नाउ बाय अप्लाइंग द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून विल बी। तो ये फॉर्मूला है WM, वेट ऑफ मून इज इक्वल टू G mm, mm यानी मास ऑफ मून, इंटू m, m यानी मास ऑफ ऑब्जेक्ट जो चीज है, बाय मून का जो रेडियस है उसका स्क्वायर। इसको ध्यान रखना आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट द वेट ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ बी WE। अब समझ लो यही डायरी है, इसका वेट मून पे कितना था? WM, और अर्थ पे इसका हो गया WE, यानी वेट ऑन अर्थ। द मास ऑफ द अर्थ इज m एंड द रेडियस इज r। अर्थ का मास को हमने कैपिटल N माना है और अर्थ के रेडियस को हमने r। तो सेम फॉर्मूला जो 10.16 है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट W इक्वल्स टू G इंटू m यानी मास ऑफ अर्थ इंटू m यानी आपका मास ऑफ ऑब्जेक्ट, बाय r क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ, अर्थ का रेडियस है r²। ठीक है। अब यहां जो देखो टेबल दिया हुआ 10.1, अर्थ का मास, अर्थ का रेडियस, मून का मास और मून का रेडियस दे रखा है। अब इसी को उस फॉर्मूले में पुट कर, दोनों का हम रेशियो निकाल रहे हैं, दोनों का हम लोग क्या यहां पर वैल्यू पुट कर दिया। नीचे देखो जो ऊपर के 10.16 और 10.17 टू इक्वेशंस है, এই দুটো ইকুয়েশন से ভ্যালু গুলো পুট করে দেওয়া হয়েছে, ठीक है ना। तो आपको क्या मिल रहा है? 10.18a और 10.18b। नाउ WM/WE, ये जो दोनों आए हैं इनको डिवाइड किया जा रहा है। डिवाइड जब भी करेंगे देखो ऊपर नीचे तो mm तो कट जाएगा, ऊपर नीचे जब डिवाइड करेंगे तो mm कट जाएगा आपका। बाकी आपको कैलकुलेशन करके कितना आ रहा है आपका? 0.165, यानी इसको रफली हमारा आएगा 1/6। सो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून बाय वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इक्वल्स टू 1/6।
लिखा हुआ देखो लास्ट में, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून बाय वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज इक्वल टू 1/6, यानी रेशियो कितना है 1/6, यानी जितना अर्थ में होगा उसका 1/6 होगा मून पे। देखो लास्ट फॉर्मूला, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून इक्वल्स टू 1/6 इंटू वेट ऑन द अर्थ। यानी मतलब सिंपल एग्जांपल, अगर कोई चीज यहां पर अर्थ में 60 kg है, 60 किलो वजन है, तो उसका 1/6 यानी 6 से डिवाइड करो, वहां 10 किलो दिखाएगा, लेकिन मास सेम ही रहेगा। वेट खाली क्यों डिफर कर रहा है? बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो मून पे है लेस है। एग्जाम्पल 10.4 देखो, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 kg, व्हाट इज इट? मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 kg, व्हाट इज दिस वेट ऑन द अर्थ? तो अर्थ के ऊपर वेट कितना होगा उसका, मास दे रखा है, आपको वेट नहीं दे रखा है। सो W इज इक्वल टू m इंटू जी, और जी कितना लेते हैं हम लोग 9.8। अगर गिवन नहीं है तो 9.8 लोगे, कहीं कहीं आपका 10 भी दिया हुआ रहता है राउंड फिगर में, ठीक है ना। जी आपका कभी कभी 10 भी दिया रहता है, तो 10 दिया रहेगा तो 10 ही लेंगे हम लोग। सो W इज इक्वल टू m इंटू जी, 10 इंटू 9.8 यानी 98 न्यूटन, ठीक है ना। वेट का हमेशा न्यूटन, किलोग्राम ग्राम मत लगा देना कभी। एग्जाम्पल 10.5, an object weighs 10 Newton when measured on the surface of the earth, what will be its weight when it measured on the surface of the moon? तो पृथ्वी के ऊपर इसका वेट है 10 न्यूटन, मून पे कितना होगा? तब मून का हमको मालूम 1/6 ऑफ वेट ऑन अर्थ, तो 1/6 इंटू 10, 1/6 इंटू 10 कितना होगा? 10/6, 10/6। अब इसको पॉइंट में आपका 1.67 न्यूटन। नेक्स्ट टॉपिक 10.5, thrust and pressure. Have you ever wondered why a camel can run in a desert easily? Why an army tank weighing more than 1,000 tons rests upon a continuous chain? Why a truck or a motor bus has much wider tires? Why cutting tools have sharp edges? In order to address these questions and understand the phenomena involved, it helps to introduce the concepts of the net force in a particular direction. तो ये तो कुछ सवाल पूछे गए हैं। टैंक बहुत भारी होता है, लेकिन उसके आपने देखे होंगे उसके चक्के तो गोल ही होते हैं, लेकिन उनके ऊपर लोहे का बेल्ट होता है, चेन होता है, चौड़ा चौड़ा चेन होता है। बड़े बड़े ट्रक्स के बहुत चौड़े चौड़े आपके पहिए होते हैं, 2-2 4-4 भी पहिए, 2-2 करके चक्के भी होते हैं। और कुछ कुछ चीजों के आपके एज क्या धार जो है पतले होते हैं, जैसे चाकू हो गया, पेन का टिप हो गया। तो क्यों होते हैं? तो ये डिपेंड करता है हमारा दो चीज के ऊपर। एक हो गया नेट फोर्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, यानी किसी एक तरफ हमारा टोटल कितना फोर्स लग रहा है, एंड द फोर्स पर यूनिट एरिया, और किसी यूनिट एरिया के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है। यूनिट एरिया यानी 1/1 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो सकता है आपका, यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 मीटर बाय 1 मीटर, एक स्क्वायर है जिसका साइड है पूरा 1 मीटर है, तो 1 मीटर इंटू स्क्वायर का एरिया कितना, तो साइड इंटू साइड, 1 इंटू 1 मीटर स्क्वायर, तो इसको बोलते हैं यूनिट एरिया। तो एक यूनिट एरिया के ऊपर कितना आपका फोर्स लग रहा है, टोटल फोर्स किस डायरेक्शन में जा रहा है उसको बोलते हैं थ्रस्ट, और टोटल फोर्स यूनिट एरिया में कितना लग रहा है उसको बोलते हैं प्रेशर। सो थ्रस्ट और प्रेशर ये दोनों चीज कितना काम कर रहा है, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा स्कूल के जो बैग हैं आप लोगों के, इसके जो पट्टे हैं जो कंधे पे लेते हो आप लोग, ये चौड़े होते हैं। अगर यही पट्टे आपके पतले होंगे तो आपको कंधों में आपको ज्यादा दुखेगा, लगेगा। अब चौड़ा होने से क्या होता है, आपका फोर्स एरिया बढ़ जाएगा, आपका एरिया आपका बढ़ जा रहा है, चौड़ा हो रहा है तो एरिया बढ़ रहा है, तो आपका फोर्स बढ़ जा रहा है। फोर्स क्या है, बढ़ जा रहा है जगह पे, तो फोर्स कम लग रहा है, जिससे हमको दुखता कम है। लेकिन वही अगर पतला होगा तो पूरा बिल्कुल दाग पड़ जाएगा वहां पर आपका, समझे ना। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग्स ऑफ थ्रस्ट एंड प्रेशर बाय कंसीडरिंग द फॉलोइंग सिचुएशंस। तो यहां पर जस्ट मैं पूरा पढ़ नहीं रहा हूं, यहां देखो एग्जांपल दिया है आपका डिस्प्ले बोर्ड का। तो डिस्प्ले बोर्ड आपने स्कूल में देखे होंगे, तो इसमें आपका बोर्ड पिन एक लगाया जाता है, ठीक है ना। तो बोर्ड पिन क्या रहता है, ऊपर की माथा जो है उसका चौड़ा रहता है, थोड़ा बड़ा रहता है ऊपर, फिर उसको हम उंगली से दबाने, अंगूठे से दबाने से वो घुस जाता है, क्योंकि बोर्ड जो होता है थोड़ा सा नरम होता है। तो जब हम दबाते हैं, व्हेन वी पुट प्रेशर ऑन द हेड, जिसको बोलते हैं हेड, तो पूरा जो फोर्स है वो कहां पर लगता है, उसके पॉइंट के ऊपर, जो उसका जो एज होता है, डॉग टिप जो होता है, जो पिन का जो टिप होता है बिल्कुल उसके ऊपर दबता है।
तो पूरा फोर्स हमारा वहां आ गया, उससे आराम से घुस जाता है। लेकिन इसी को अगर उल्टा कर दोगे आप तो होगा क्या, आप उसको उल्टा कर दो, आप टिप अपनी तरफ ले लो, पहली बात तो उंगली में घुस जाएगा, लेकिन आप हथौड़े से भी मारोगे तब भी नहीं जाएगा, वो टिप टूट जाएगा लेकिन जाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि आप फोर्स लगा रहे हो कम जगह पे। उल्टा जब कर दोगे आप तो कम जगह पे लगा रहे हो, और जो जिसके ऊपर आप लगा रहे हो नीचे वो तो ज्यादा बड़ा है, तो घुसने में घुस नहीं पाएगा वो। इसलिए हमारे जितने भी नेल वगैरह होते हैं वो पीछे से मोटा, सामने से पतला होता है, जिससे आराम से हमारा घुस जाए। एक बार देखो सिचुएशन 2 इसमें दिया हुआ है, अगर आप बालू के ऊपर खड़े हो जाओगे, बाली रूपो जी तो डाड़ी जास, पैर आपके धस जाएंगे, पागलो ढूके जाए बाली में। अब जितना लूज बालू होगा उतना घुस जाएगा, ठीक है ना। ऐसी बालू जो कंस्ट्रक्शन के लिए भी इस्तेमाल करते उसमें भी खड़े हो जाओ तो घुस जाओगे आप, घुटनों तक घुस जाएगा लगभग, ठीक है ना। लेकिन उसी के ऊपर अगर ऊपर लेट जाओगे तो पूरा घुस जाओगे क्या? नहीं घुसोगे आप, क्योंकि जब खड़े होते हैं तो हमारा टोटल फोर्स बॉडी का जो वेट है वो हमारे पैर के ऊपर आता है। पैर हमारे छोटा एरिया है, देखो पैर का एरिया छोटा होता है, तो ज्यादा फोर्स हमारा कम एरिया में लग रहा है। तो ज्यादा फोर्स जब कम एरिया में लगता है तब थ्रस्ट ज्यादा होता है। ज्यादा मतलब कम एरिया पे फोर्स लग रहा है तो थ्रस्ट ज्यादा होगा। और जब हम लेट जाते हैं बालू के ऊपर तो क्या हो रहा है, टोटल जो फोर्स है, टोटल जो वेट है वो पूरा डिवाइड हो जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। टोटल जो ताकत है पूरा बॉडी में फैल जा रहा है, तो उसमें हम घुसते कम है, घुसेंगे लेकिन कम घुसेंगे, उतना नहीं घुसेंगे। तो ये पूरा यहां तक मैंने डिस्क्राइब कर दिया है। यहां देखो एक नेक्स्ट पेज में आपको एक फॉर्मूला दे रखा है, प्रेशर इक्वल्स टू थ्रस्ट बाय एरिया। ये प्रेशर का फॉर्मूला है, प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट बाय एरिया। Now substituting the SI unit of thrust and area in equation 10.20, we get SI unit of pressure. मार्क करके रख लो इसको। प्रेशर का SI यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, Nm-2 by N by m square. In honor of scientist Blaise Pascal, the SI unit of pressure is called Pascal. इसको मार्क करके रखो। पास्कल शॉर्ट में लिखते हैं PA, P कैपिटल, A स्मॉल। नाउ कुछ न्यूमेरिकल दे रखा है, देखो 10.6, अ वुडन ब्लॉक इज केप्ट ऑन अ टेबल टॉप। तो ये लकड़ी के टुकड़ा है, सेम टुकड़ा है, एक लंबा लंबा रखा हुआ उसको लंबाई में, और एक इसको लुटा दिया है। वही टुकड़ा है सेम, यू कैन सी लेंथ ब्रेथ हाइट है ना, 20 10 40 20 10 40। फर्क क्या दोनों में, एक को खड़ा करके रखा है, एक को लिटा के रखा है। तो इसमें आपसे पूछा फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड by the wooden block on the tabletop if it is made to lie on the tabletop with its sides of dimension 20-10 and 40-20। देखो 40-20 यानी आपका नीचे का एरिया ज्यादा हो जा रहा है, 40-20 यानी लेंथ ऑफ ब्रेथ आपका बड़ा हो जा रहा है, और 20-10 आपका लेंथ ब्रेथ यानी नीचे एरिया छोटा हो रहा है कि नहीं? दोनों में फर्क आप देख के भी समझ सकते हो, और माप भी दिया हुआ है। नाउ मास ऑफ द वुडन ब्लॉक 5 kg, हाँ दिया हुआ है, मास दिया हुआ 5 kg, और उसका लेंथ ब्रेथ हाइट 40-20-10। तो फोर्स इक्वल्स टू m इंटू जी, है ना, फोर्स इज इक्वल टू m इंटू जी, सो 5 इंटू 9.8 49 न्यूटन। ना एरिया ऑफ द साइड कितना रहा, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। अच्छा इसको मीटर में चेंज किया गया, ठीक है ना, 100 से डिवाइड करके। तो आपका कितना आ रहा है इसमें 0.02। डायरेक्टली अगर मीटर स्क्वायर में चेंज करते हो तो 10,000 से डिवाइड करोगे, या तो आप लेंथ ब्रेथ शुरू में डिवाइड करके 100 से डिवाइड कर लो, और लास्ट में अगर चेंज करते हो तो 10,000। देखो 200 को 10,000 से डिवाइड करोगे, पीछे से 4 के बाद पॉइंट आएगा, यानी 2 एक्स्ट्रा जीरो आपको पुट करने पड़ेंगे, 1 एक्स्ट्रा जीरो सॉरी, तो 0.02 मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट बाय एरिया, है ना, प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट बाय एरिया। और थ्रस्ट क्या होता है, थ्रस्ट फोर्स, थ्रस्ट इक्वल्स टू फोर्स। तो फोर्स हमने निकाला F इंटू जी, M इंटू जी, सो 49 बाई 0.02 आपका कैलकुलेशन करके आ रहा है 2450। सिमिलर एक ही प्रोसेस से जब आपका एरिया हो या 14 to 20, थ्रस्ट आपका सेम ही रहेगा, ठीक है ना, थ्रस्ट सेम ही है। यहां आपका एरिया कितना आ रहा है 0.08, डिवाइड किया कितना है 612.5। नाउ वी कैन क्लियरली सी किसका प्रेशर ज्यादा है,
जब आपका नीचे का एरिया कम है 2450, देयरफॉर द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द साइड 20 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर इज इतना, और उसका इतना है, यानी ग्रेटर किसमें है, जिसमें आपका नीचे का एरिया कम है। Thus the same force acting on a smaller area, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, exerts a larger pressure and a smaller pressure on a large area। तो फोर्स देखो दोनों में सेम ही है, दोनों में फोर्स कितना था 49 न्यूटन, फोर्स ही थ्रस्ट के बराबर है, तो दोनों में फोर्स आपका एक ही लग रहा है, लेकिन पहले केस में क्या है ना, ए में एरिया कम है, तो उसमें एरिया, उसमें ज्यादा प्रेशर होगा, और जिसमें एरिया ज्यादा होगा कम प्रेशर होगा। दिस इज द रीजन वाई अ नेल हैज ए पॉइंटेड टिप, नाइव्स हैव शार्पर एजेस एंड बिल्डिंग्स हैव वाइड फाउंडेशंस। और इसी कारण से आपके चाकू का जो धार है पतला होता है, और नेल का आपका पॉइंट होता है टिप, और बिल्डिंग्स का जो फाउंडेशन है नीचे जो बेस बनाते हैं वो चौड़ा बनाते हैं, पतले पतले नहीं बनाते। जब भी बिल्डिंग बनेगा बेस ढलाई जब होता है, नीचे पिलर बनता है, सबसे पहले चौड़ा गड्ढा होता है, पूरा सीमेंट से ईंट से पूरा करके फिर रॉड भी लगाते हैं, चौड़ा करते हैं, ताकि अगर पतला करेंगे तो बिल्डिंग भी घुस जाएगा, तो मिट्टी तो नरम होता है, बिल्डिंग ढूके जाएगी, चौड़ा चौड़ा करते हैं पैर जैसे बिल्कुल एकदम नीचे जब बेस बनाते हैं। बड़े बड़े फ्लैट जो नीचे पूरा अंडरग्राउंड बनता है उसमें तो पूरा नीचे ढलाई हो जाता है, पूरा जो नीचे बेस होता है ना पूरा ढलाई हो जाता है, वो पूरा का पूरा जो 5 तला 6 तला 10 तला बनता है। नेक्स्ट, प्रेशर इन फ्लूइड्स। ऑलराइट, प्रेशर इन फ्लूइड्स। नाउ व्हाट आर फ्लूइड्स? फ्लूइड्स बोला है गैसेस एंड लिक्विड्स के, गैसेस एंड लिक्विड्स दुटो की আমরা फ्लूइड्स বলি, जो बह सकते हैं, যেগুলো বয়ে যেতে পারে তাদেরকে আমরা फ्लूइड्स বলি। All liquids and gases are fluids. A solid exerts pressure on a surface due to its weight. Similarly, fluids have weight and they also exert pressure on the base and walls of the container in which they are enclosed. तो फ्लूइड्स कहाँ कोথায় कोথায় प्रेशर দেয়? একটা হচ্ছে বেস নিচের দিকে, আর একটা হচ্ছে जिस बर्तन में है जिसमें है उसके साइड में पूरे वॉल्स में, इसको बोलते हैं। प्रेशर एक्सर्टेड इन एनी कन्फाइंड मास ऑफ फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड इन ऑल डायरेक्शंस। कन्फाइंड माने बंद, समझ लो ग्लास के अंदर या बोतल के अंदर पानी है, सो वाटर इज कन्फाइंड इन दैट वाटर बॉटल, तो आपका पूरे चारों डायरेक्शन में आपका उसका जो प्रेशर होगा वो रहेगा अनडिमिनिश्ड, यानी बिना कम हुए। हाँ, कम होता जाएगा जब मास कम हो जाएगा। एक टंकी में फुल पानी है, उसका पानी का प्रेशर अलग रहेगा, जितना कम होता रहेगा उसका कम होता जाएगा। नेक्स्ट वी हैव बायोन्सी। हैव यू एवर हैड अ स्विम इन अ पूल एंड फेल्ट लाइटर? अगर कोई तालाब वगैरह पोखर में नहाए हो तो आपको ये फील होगा, पुकुरे चान करले योर बॉडी फील्स लाइट, हल्का महसूस होता है। और तालाब में अगर नहाओगे ना, किसी को भी आराम से गोद में उठा सकते हो आप। हम लोग तो खेलते थे तालाब में, तो ऐसे में आप नहीं उठा सकते किसी को, लेकिन तालाब में नहाते नहाते आप अपने से बड़े को भी गोद में ऐसे आराम से उठा लोगे, बिकॉज ऑफ द बायंट फोर्स, क्योंकि आपसे ज्यादा ताकत पानी नीचे से लगा रहा है, पानी धकेल रहा है उसको ऊपर की तरफ। ना हैव यू एवर ड्रॉन वाटर फ्रॉम अ वेल एंड फेल दैट द बकेट ऑफ वाटर इज हेवियर व्हेन इट इज आउट ऑफ वाटर? तो अगर आप कुएं से पानी निकालोगे, जब तक पानी के अंदर बाल्टी है तब तक आप खींच पाओगे आराम से, लेकिन जैसे ही बाल्टी आपका पानी के ऊपर आया, बाल्टीटा जलेर ऊपर एलो, भारी लग गया, फिर आपको खींचना पड़ेगा, क्योंकि जब तक पानी के अंदर था बाल्टी तो आपके ताकत के साथ साथ पानी भी ऊपर की तरफ फोर्स एक्सर्ट कर रहा था, अपवर्ड फोर्स, दैट इज कॉल्ड द बायोंट फोर्स। क्या बोलते हैं उस फोर्स को? बायोंट फोर्स। पढ़ेंगे हम लोग। बोलते हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई अ शिप मेड ऑफ आयरन एंड स्टील डज नॉट सिंक इन सी वाटर? क्यों कोई भी जहाज जो इतना बड़ा मतलब बहुत भारी रहता है, मतलब क्यों नहीं डूबता? वो लोहा, स्टील, कांच, बहुत चीजों से बना हुआ रहता है। बट वाइल द सेम अमाउंट ऑफ आयरन एंड स्टील इन द फॉर्म ऑफ अ शीट वुड सिंक, लेकिन उतना ही अगर आप लोहा या स्टील जिससे जहाज बना हुआ, उतना ही अगर आप पानी में से डाल दो वो डूब जाएगा। These questions can be answered by taking buoyancy in consideration. तो इसमें हम कौन सा पॉइंट लिखेंगे? buoyancy। मार्क का खाली पॉइंट को मार्क करके रखो, buoyancy। Let us understand the meaning of buoyancy by doing an activity. Activity 10.4,
टेक एन एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल, क्लोज द माउथ ऑफ द बॉटल विथ एन एयरटाइट स्टॉपर, पुट इट इन अ बकेट फिल्ड विथ वाटर, यू सी दैट द वाटर फ्लोट्स। तो आप खाली बोतल ले लो, उसका मुंह बंद कर दो, यानी ढक्कन लगा दो, समझ ढाकुन टाल को लगी दो तो भी होगा, खाली बोतल, उसको पानी में आप फेंक दो, तैरेगा, वो आराम से तैरेगा, ठीक है ना। नाउ पुश द बॉटल इनटू द वाटर, यू फील एन अपवर्ड पुश। अब उस बोतल को पकड़ के आप अंदर की तरफ धकेलो, आप देखोगे कि हाँ कोई धक्का दे रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है ना, बिल्कुल फील होगा, आप यू कैन फील दैट, ऊपर देखे ठीक से। ट्राई टू पुश इट फर्दर डाउन, यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू पुश डीपर एंड डीपर। तो जितना आप नीचे पुश करोगे उतना आपको थोड़ा तकलीफ होगा, मतलब आपको ताकत ज्यादा लगाना पड़ेगा। अब छोटा बोतल तो आराम से डाल दोगे आप, लेकिन ज्यादा बड़ा बोतल लोगे तो थोड़ा सा और दिक्कत आपको होने वाला है। दिस इंडिकेट्स दैट वाटर एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन द बॉटल इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो इसका मतलब क्या है कि पानी ऊपर की तरफ एक ताकत लगाता है, ऊपर दिखे एक फोर्स दिच्छे जलटा। The upward force by the water goes on increasing as the bottle is pushed deeper till it is completely immersed. तो जितना आप उसको नीचे की तरफ डालोगे उतना फोर्स आपका बढ़ता रहेगा। Now release the bottle, it bounces back to the surface. आप बोतल को छोड़ दो, टपक करके उचक के बिल्कुल आ जाएगा, है ना, लाफी चले एकदम, है ना। Does the force due to the gravitational attraction of the earth act on this bottle? If so, why does the bottle stay immersed in water after it is released? How can you immerse the bottle in water? तो क्या फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी आपका बोतल के ऊपर लग रहा है, लग जाए कि ना, जुदी लग जाए, वाई डजंट द बॉटल स्टे इमर्स इन वाटर? अगर लग रहा तो भाई क्यों पानी बोतलटा ভেতর দিকে ডুবিয়ে থাকছে না, কেন কেন উপর দিকে চলে আসছে? अगर ग्रेविटेशन फोर्स से खींच रहा है उसको तो पानी के नीचे होना चाहिए वो, ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, लेकिन ऊपर आ जाता है। एंड हाउ कैन यू इमर्स द बॉटल इन वाटर? आप कैसे उसको डुबो सकते हो? कैसे डुबो सकते हो आप ढक्कन खोल दो, पूरा पानी घुस जाएगा, और देखबे तखनो किन्तु पुरोटा डुबे ना, मतलब गला पर्यन्त थाके, पूरा एकदम नीचे नहीं जाएगा, ऊपर ऊपर रहेगा। वो उसका प्लास्टिक का मटेरियल की वजह से होता है। वही अगर स्टील का आप डब्बा ले लो, स्टील का मग ले लो आप, या ग्लास ले लो स्टील का, वो पूरा नीचे चला जाएगा, ठीक है। लेकिन स्टील का भी उल्टा करके अगर रखोगे तो वो प्रेशर आपको मिलेगा। द फोर्स ड्यू टू द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ acts on the bottle in the downward direction, so the bottle is pulled downwards, but the water exerts an upward force on the bottle, thus the bottle is pushed upwards. We have learned that weight of an object is the force due to gravitational attraction of the earth. तो देखो भाई, अर्थ इज पुलिंग ऑल ऑब्जेक्ट्स, पुल कर रहा है, लेकिन पानी उससे ज्यादा आपका फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ। पानी का जो फोर्स है वो ज्यादा है ग्रेविटेशन फोर्स, इसलिए ऊपर आ जा रहा है। When the bottle is immersed, the upward force exerted by the water on the bottle is greater than its weight. तो जो अपवर्ड फोर्स है वो उस ऑब्जेक्ट के, बॉटल, अगर बॉटल के एग्जांपल ले रहे हैं तो बोतल का वेट से अपवर्ड फोर्स ज्यादा है, तभी तो ऊपर आएगा। Therefore it rises up when released. तो जब हम छोड़ देते हैं तो ऊपर आ जाता है। To keep the bottle completely immersed, the upward force on the bottle due to water must be balanced. तो अगर हम उसको डुबोना है तो हमने की देखलाम कि फोर्स, पानी का जो फोर्स है वो बोतल के फोर्स से यानी वेट से ज्यादा है, तो यानी हमको उस फोर्स को कम करने के लिए बॉटल का वेट बढ़ाना पड़ेगा। उस फोर्स को कम करने के लिए, बाइंड फोर्स को कम करने के लिए बॉटल का वेट कंप्लीट ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। दिस कैन बी अचीव्ड बाय एन एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड्स। तो ये एक कर सकते कि बाहर से हम ताकत लगा सकते हैं कि उसको हाथे धोरे दिया, हमने भीतर ढुकी दी, एक नंबर, ठीक है ना। और सेकंड आपको एक और प्रेशर मेथड आपको बता दिया। दिस फोर्स मस्ट बी एट लीस्ट बी इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द अपवर्ड फोर्स एंड द वेट ऑफ द बॉटल। तो कम से कम उसको डुबो के रखने के लिए दोनों के बराबर, यानी जितना फोर्स वो पानी लगा रहा है उतना ही इसका वेट होना चाहिए बॉटल का। अगर बॉटल का वेट ज्यादा हो गया तो ज्यादा डूबेगा, अगर बराबर होगा लगभग ऊपर की तरफ वो तैरेगा, लेकिन काफी डूब जाएगा। द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन द बॉटल इज नोन एज अप थ्रस्ट और बाइंड फोर्स। मार्क करे ना बेटा। सो द अपवर्ड फोर्स, ऊपर दिखे जो फोर्स जलटा लागाচ্ছে उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अप थ्रस्ट बा
buoyant force. In fact, all objects experience a force of buoyancy when they are immersed in a fluid. तो कोई भी चीज हो, any object, कोई भी fluid में अगर आपका है, so there will be an upthrust or buoyant force. The magnitude of this buoyant force depends on the density of the fluid. अब magnitude of this buoyant force यानी ये फोर्स कितना कम या ज्यादा होगा, কত কম বা বেশি হবে এই বায়ান্ট ফোর্সটা, সেটা ডিপেন্ড করবে ফ্লুইডের ডেনসিটি, यानी ফ্লুইডটা কত ঘন বা কত পাতলা। যত ঘন হবে তত अपथ्रस्टটা বেশি হবে। हाँ, जितना घना होगा लिक्विड उतना आपका अपथ्रस्ट ज्यादा होगा। Now why objects float on or sink when placed on the surface of water? तो क्यों कुछ चीजें डूब जाती हैं और কিছু জিনিস ভাসতে থাকে। Now activity 10.5, take a beaker filled with water. Take an iron nail and place it on the surface of the water. Observe what happens. तो बहुत सिंपल सा भाई, पानी लिया आपने, लोहे का कील लिया, डाला, उसको क्या होगा, डूब जाएगा, एकदम चला जाएगा। The nail sinks. The force due to the gravitational attraction of the earth on the nail pulls it downwards. There is an upthrust of water on the nail which pushes it upwards, but the downward force acting on the nail is greater than the upthrust of water on the nail. लेकिन downward force आपका ज्यादा है, और downward force को हम लोग क्या बोलते हैं, weight, है ना। weight is the force by which the earth attracts the body, ठीक है ना। तो उसका weight जो है या downward force ওটা বেশি अपथ्रस्ट থেকে। नेक्स्ट आरेक्ट एक्टिविटी 10.6, टेक अ बीकर फिल्ड विद वाटर, टेक अ पीस ऑफ कॉर्क एंड एन आयरन नेल ऑफ इक्वल मास। तो आप एक कॉर्क ले रहे हो और एक आयरन, दोनों का मास यहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि दुटोरी ओजोन किंतु सेम नेबो हमरा इज इन दिस केस, दोनों का आपका वजन सेम रहेगा। अब कॉर्क की लकड़ी का होता है, हल्का होता है, तो वो दिखने में बड़ा लगेगा, और लोहा तो उसका डेंसिटी ज्यादा होता है, भारी होता है, छोटा पीस ज्यादा भारी होता है तो छोटा लगेगा। द कॉर्क फ्लोट्स व्हाइल द नेल सिंक्स। दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन देयर डेंसिटीज। क्यों होता है, दोनों का डेंसिटी अलग है। लोहा बहुत घना होता है, उसके पार्टिकल्स बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, और कॉर्क आपका दिखने में सॉलिड होता है लेकिन उसके अंदर मॉलिक्यूल्स जो है वो क्लोजली पैक्ड नहीं होते, हल्का होता है। The density of a substance is defined, इसको मार्क करके रखना। What is density? The density of a substance is defined as the mass per unit volume, यानी पर यूनिट में उसका मास कितना है, ठीक है ना। अब इसमें आपका कॉर्क क्या पर यूनिट उसका मास कम होगा और इसका ज्यादा होगा। The density of cork is less than the density of water. This means that the upthrust of water on the cork is greater than the weight of the cork. तो वाटर का डेंसिटी आपका कॉर्क से ज्यादा है। जलेर डेंसिटीটা কর্ক থেকে বেশি এখানে, আর জল বা পানি जो बायंट फोर्स है अपथ्रस्ट वो ज्यादा है कॉर्क के मास से या वेट से, इसलिए आपका वो तैरता रहता है। द डेंसिटी ऑफ एन आयरन नेल इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, और लोहे का डेंसिटी पानी से ज्यादा है। दिस मीन्स दैट द अपथ्रस्ट ऑफ वाटर ऑन द आयरन नेल इज लेस देन द वेट ऑफ द नेल। तो अपथ्रस्ट आपका आयरन के वेट से कम है, therefore it sinks. Therefore objects of density, এটা লাস্ট টপিক মার্ক করে রাখবে, objects of density less than that of a liquid float on the liquid. তো अगर कोई भी लिक्विड में, যে কোনো একটা লিকুইডে কোনো অবজেক্ট যদি আমরা ফেলছি, যদি অবজেক্টের ডেনসিটিটা ওই লিকুইডের ডেনসিটি থেকে কম, তাহলে কিন্তু ফ্লোট করবে। অবজেক্টের ডেনসিটিটা লিকুইডের ডেনসিটি থেকে কম, তাহলে ফ্লোট করবে। হ্যাঁ, and the objects of density greater than that of the liquid, আর ডেনসিটি যদি লিকুইড থেকে বেশি থাকে তাহলে ডুবে যাবে। মানে এখানে আমরা একটা মাথায় অবজেক্টের ডেনসিটি যদি বেশি থাকে লিকুইড থেকে ডুবে যাবে, আর অবজেক্টের ডেনসিটি যদি লিকুইড থেকে কম থাকে ভাসবে। ঠিক আছে, মার্কেট টিল হিয়ার অনলি। ছোট্ট একটু দুটো টপিক বাকি আছে, ওটা নেক্সট ডে আমরা কমপ্লিট করব।